हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एक बार फिर से साइंस विद एमएस भाई पर। तो आपका 9th क्लास का चैप्टर विज्ञान का चैप्टर है ये दूसरा एनसीईआरटी का नोट्स। तो क्या है चैप्टर का नाम पढ़ने पहले, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये चैप्टर का नाम है, दूसरा चैप्टर है। और इसके लिए क्या है एनसीईआरटी के नोट्स है दूसरे चैप्टर का। तो किस प्रकार पढ़ेंगे चैप्टर के लिए आप ध्यान से चैप्टर को देखें सभी स्टूडेंट्स। तो क्या है पढ़ना क्या है, सबसे पहले टेबल के अनुसार देख लें। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, वास, आइंस्टीन कंडेंसेट, भौतिक परिवर्तन, पदार्थ, रासायनिक परिवर्तन, शुद्ध पदार्थ तत्व और यौगिक, स्थिर अनुपात का नियम, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। और आपको कुछ ये भी पढ़ने हैं, वाष्पीकरण, अपकेंद्रीकरण, पृथक्करण विधियाँ, पृथक्करण की द्वारा पृथक करना, ऊर्ध्वपातन, क्रोमेटोग्राफी, आसवन विधि, ये सभी क्या है आपको पढ़नी है। इंपोर्टेंट क्या है पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे नोट्स में। तो क्या है चैप्टर यहाँ भाई, यहाँ से शुरू होगा आपका चैप्टर। पहले से भी पढ़ लें अध्याय नज़र में। शुद्ध शब्द यानी शुद्ध शब्द क्या क्या अर्थ है ये जान लें पहले। पदार्थ कोई मिलावट ना हो, यानी कि शुद्ध का मतलब होता है किसी पदार्थ में किसी प्रकार की मिलावट ना हो। वैज्ञानिक भाषा में सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों को मिश्रण हैं अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध, जल, दूध, बता, ये क्या है अशुद्ध रूप हैं और इसमें क्या है एक प्रकार की मिलावट है। तो आपको इस प्रकार पढ़ेंगे। और शुद्ध पदार्थ से तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं और एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। ये शुद्ध प्रभाष की क्या है थोड़ी परिभाषा है। और शुरू आपका क्या है चैप्टर यहाँ से शुरू होगा। पदार्थ क्या है, सबसे पहले जानेंगे पदार्थ। तो पदार्थ क्या है, एक प्रकार का द्रव है पदार्थ, जो कि भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव में पृथक नहीं किया जा सकता। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से बना होता है। और मिश्रण क्या है, मिश्रण को भी जानना है यहाँ पर। तो मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों रासायनिक रूप से संयुक्त होकर बना है। उदाहरण वायु, गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प आदि क्या है मिश्रण के ये उदाहरण हैं। नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आर्गन क्या है, सभी मिश्रण के उदाहरण हैं। अब भाई दूसरा कह रहा है, अगला हेडिंग है आपकी मिश्रण के प्रकार, यानी मिश्रण की परिभाषा जाना। और इसके बाद क्या है मिश्रण के प्रकार कितने होते हैं, आपके मिश्रण होते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है 9th क्लास के लेवल के हिसाब से। क्या है परीक्षा में मिश्रण के प्रकार और मिश्रण की परिभाषा पूछ ली जाती है। तो मिश्रण यानी मिक्सचर, यानी मिश्रण के प्रकार। मिश्रण में मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं भाई। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समांगी मिश्रण, यानी कि बोलते हैं होमोजेनेसिस मिक्सचर। और दूसरा क्या है आपका विषमांगी मिश्रण, हेटेरोजेनेसिस मिक्सचर। यानी कि पहला पढ़ेंगे समांगी मिश्रण क्या है, उसके बाद विषमांगी पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे विषमांगी क्या है, वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं। यानी कि वे पदार्थ जिनमें क्या है पदार्थ जो होते हैं परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे को अभिभेद होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। संपूर्ण द्रव्यमान एक समान संगठन होता है। उदाहरण के लिए जल में शर्करा, चीनी का विलयन सामग्री समांगी मिश्रण है। यानी क्या मतलब है, ये उदाहरण दे रखा है, जल में शर्करा, चीनी का मिश्रण विलयन बना देंगे तो क्या है एक के प्रकार का समांगी मिश्रण। यानी एक कहने का मतलब है ऐसा मिश्रण जिसे कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में घोल दिया जाता है तो क्या है पहचान नहीं की जा सकती क्या किस प्रकार का मिश्रण, यानी किस प्रकार की चीनी घोली गई है और कुछ घोला गया है, यानी कि सेम टू सेम कंडीशन में बदल लेना ही क्या है समांगी मिश्रण है। और नेक्स्ट पढ़ेंगे आप विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या है, वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं, यानी कि वे मिश्रण जिनमें पदार्थ जो है अलग अलग पृथक रहते हैं और एक पदार्थ छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुलों के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। विषमांगी मिश्रण उसके पूरे द्रव्यमान में एक सा संगठन नहीं होता। उदाहरण के लिए क्या है शक्कर, चीनी और बालू रेत का मिश्रण। आपने देखा समांगी मिश्रण में क्या उदाहरण दे रखा है, जल और शक्कर, चीनी का मिश्रण, यानी कि इस जल में क्या है नमक डाल के घोल दो, क्या है नमक पूरी तरह घुल जाएगा और आप पहचान नहीं कर सकते। तो वो तो होगा आपका समांगी मिश्रण का उदाहरण, यानी समांगी मिश्रण की ये मिश्रण। और दूसरा आपका विषमांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण में क्या है अलग अलग पदार्थ जब मिलाए जाते हैं तो क्या एक ही विलयन में क्या है पदार्थ मिलाए जाते हैं तो वो अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। इसी का शक्कर यानी चीनी और बालू रेत का मिश्रण करेंगे तो क्या है पानी में जब मिलाएंगे इनके लिए तो इसके कण जो है आपस में अलग अलग दिखाई देंगे और एक दूसरे में
आपको साफ नजर दिखाई देंगे, इसलिए क्या है ये बिस्मांगी मिश्रण की परिभाषा है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो अगला है हेडिंग्स विलयन। आपने इससे पहले समांगी मिश्रण बिस्मांगी मिश्रण पढ़े, यानी समांगी मिश्रण की परिभाषा, और समांगी मिश्रण और बिस्मांगी मिश्रण पढ़े, और समांगी मिश्रण कितने प्रकार दो टाइप के आपने पढ़े। इसके बाद है विलयन। भाई विलयन क्या है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। एग्जाम्पल है इसका नींबू जल सोडा आदि विलयन के उदाहरण हैं। किसी विलयन के दो भाग विलायक और विलय में बांटा जाता है। विलयन का घटक को दूसरे घटक में विलयन मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। कहने का मतलब है विलयन दो टाइप्स होते हैं विलयन के। एक तो होता है भाई, आपको नजर आ रहा है, विलयन सॉल्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में इसके लिए, और इसका होता है एक टाइप होता है विलय, और होता है दूसरा होता है आपका विलायक। और विलय क्या होता है आपका, और विलायक भी जान लें। तो विलायक होता है भाई, उदाहरण के लिए ये शक्कर चीनी है और ये पानी में डाल दिया, यानी कि चीनी का पानी में घुल जाना, तो आपका चीनी जो है आपका विलय कहलाएगा, और विलायक जो होगा आपका शक्करा यानी पानी कहलाएगा। तो क्या है, विलायक आपका पानी है और आपका चीनी जो है आपकी विलय पदार्थ है, और टोटल मिला के बनेगा सॉल्यूशन बनेगा, यानी विलयन होगा। इसी प्रकार बढ़ेंगे कि विलयन के प्रकार। तो विलयन के तीन प्रकार से होते हैं भाई, इनका कंपेरिजन किया गया है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। वाष्पिक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन, तीन प्रकार का विलयन होता है। तो वाष्पिक ट्रू सॉल्यूशन, और कोलाइडी विलयन क्या होता है इसके बारे में डिफरेंस करेंगे। निलंबन क्या होता है, तो पहला डिफरेंस है भाई, विलय कण आकार में बहुत छोटे होते हैं, यानी कि ईजी ग्रेटर देन 10⁻9 मीटर, यानी कि विलय के कण जो होते हैं आप आकार में बहुत छोटे हैं इसमें। यानी वाष्पिक विलयन में क्या होता है, विलय के कण कण आकार में बहुत छोटे होते हैं। और कोलाइड की बात करें तो विलायक में कण का आकार वास्तविक से बड़ा किंतु निलंबन से छोटा होता है। कहने का मतलब बीच का होता है, यानी वास्तविक विलयन से कण का आकार क्या है, बड़ा होता है, और निलंबन से छोटा होता है, यानी कि BY/W इक्वल 10⁻9 से लेकर 10⁻6 मीटर। और कह रहा भाई निलंबन, तो निलंबन का कणों का आकार बड़ा होता है, यानी कि ग्रेटर देन, यानी कि लेस देन 10⁻6, यानी कोलाइडी विलयन से क्या है बड़ा होता है, बल्कि वाष्पिक विलयन से छोटा होता है, जिस प्रकार दिखाया गया है। और नेक्स्ट कह रहा है आपका विलय कण नंगी आंखों द्वारा नहीं देखे जा सकते, यानी वाष्पिक विलयन में क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन में क्या है, विलय के कण जो होते हैं नंगी आंखों द्वारा नहीं देखे जा सकते। और नेक्स्ट कह रहा है आपका कणों को नंगी आंखों से नहीं देख सकते, यानी कि कणों को नंगी आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कौन से, कोलाइडी विलयन में क्या है, कणों को नंगी आंखों से नहीं देख सकते, क्या है सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है विलयन क्या है। और नेक्स्ट कह रहा है निलंबन का कंपेरिजन क्या है, नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन यानी सब सेंसर सॉल्यूशन में क्या है, कणों को नंगी आंखों से देखा जाता है। और नेक्स्ट करा आपका ये क्या है, वाष्पिक विलयन जो है आपका एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है, और कोलाइडी विलयन जो है आपका समांगी दिखाई देता है परंतु वास्तव में विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। नेक्स्ट करा आपका निलंबन की बात करें तो ये क्या है, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है कि वाष्पिक विलयन किस प्रकार का मिश्रण है, तो आपको आंसर लगाना होगा समांगी मिश्रण। इस प्रकार से क्या है, क्वेश्चन 9th लेवल के हिसाब से पूछ लेता है। इसी प्रकार नेक्स्ट करा आपका छानन विधि द्वारा इसके कण पृथक नहीं कर सकते, यानी कि वाष्पिक विलयन को क्या है छानने से इसके क्या है कण आपस में दूर नहीं हो सकते, यानी कि चीनी और पानी को जब मिलाते हो तो क्या है उसे जब घोल के विलयन बना के, वाष्पिक विलयन का उदाहरण है चीनी और पानी का विलयन, तो क्या है इसको जब छानेंगे तो क्या है इसके कण आपस में दूर नहीं हो सकते। और नेक्स्ट करा आपका कोलाइडी विलयन का, तो पृथक नहीं कर सकते, यानी कि उसको भी पृथक नहीं कर सकते, बट लेकिन निलंबन वाले को क्या है छानन यानी फिल्ट्रेशन द्वारा पृथक कर सकते हैं। नेक्स्ट करा आपका पारदर्शी अपारदर्शी, ये क्या है वाष्पिक विलयन पारदर्शी होता है और कोलाइडी विलयन आपका अपारदर्शी होता है, और निलंबन जो है पारभासी होता है। नेक्स्ट करा आपका स्थिर विलयन स्थायी रखने पर कण नीचे बैठ जाते हैं, यानी कि वाष्पिक विलयन में क्या है स्थिर विलयन, यानी कि विलयन को स्टेट लेवल में स्थायी रूप में लाया है स्टेबल, तो इस तरह कण क्या है नीचे बैठ जाते हैं, और ये स्थायी विलयन है एक प्रकार का कोलाइडी विलयन। और नेक्स्ट करा आपका निलंबन जो है अस्थायी विलयन, विलय कण नीचे और बैठ जाते हैं। नेक्स्ट करा आपका सातवां टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते, यानी कि वाष्पिक विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं, और कोलाइडी विलयन क्या है टिंडल प्रभाव दिखाई देता है इनमें। और निलंबन की बात करें तो निलंबन क्या है टिंडल प्रभाव दिखाई व नहीं दिखाई दोनों अवस्थाएं हो सकती हैं, दिखाई दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। निलंबन में दोनों कंडीशन पाई जाती हैं टिंडल प्रभाव की। और नेक्स्ट करा आपका आठवां विलयन करा है विलयन के कण छन्ना कागज में से पार निकल जाते हैं, और करा कोलाइडी का कह रहा है निलंबन के कण छन्ना कागज से पार नहीं निकल सकते। और भाई निलंबन की बात करिए तो कोलाइड के कण छन्ना कागज में से गुजर जाते हैं। नवा उदाहरण है, एग्जाम्पल की बात करें तो पानी का चीनी में विलयन
और भाई कोलाइडी विलयन का उदाहरण है दूध का रक्त में विलयन, और निलंबन का भाई उदाहरण है रेत में बालू पानी का मिश्रण। इसी प्रकार आपने विलयन पढ़े, कंपेरिजन पढ़ा, इनका प्रकार पढ़े और किस प्रकार के क्या क्या कंपेरिजन होते हैं आपस में, और इसी प्रकार नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ेंगे। अब भाई अगला टॉपिक है कोलाइड्स विलयन के कुछ सामान्य उदाहरण। कोलाइड्स विलयन जो होते हैं उनके कुछ सामान्य उदाहरण हैं और कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड्स। तो क्या है भाई, परिचित अवस्था और परिक्षेपण माध्यम और प्रकार और उदाहरण। तो क्या है, परिचित अवस्था, परिक्षेपण माध्यम और प्रकार और उदाहरण। यानी कि परिचित अवस्था होती है जिस किसी चीज़ में किसी को परिक्षिप्त रहती है कोई व्यवस्था, यानी कि परिक्षिप्त यानी कि छुपी हुई रहती है। कहने का मतलब है किसी चीज़ में किसी चीज़ का यानी किसी केमिकल क्रिया का छुपा रहना तो क्या है, परिक्षेपण अवस्था कहलाती है। और परिक्षेपण माध्यम क्या है, वो छुपाए रखता है, उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। और प्रकार क्या कहलाता है, उदाहरण से क्या है, तो द्रव भाई, द्रव गैस, यानी द्रव क्या है, गैस के रूप में छिपा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, इसका प्रकार है एरोसेल, यानी कि धुंध बादल इसके उदाहरण है। क्या देखा है आपने, धुंध क्या है, एक प्रकार की गैस के रूप में क्या वायुमंडल में गुजरती रहती है, और इसमें क्या है, थोड़ा से क्या है, नमी के कण पाए जाते हैं, जिसे क्या है धुंध बोलते हैं। और इससे भी क्या है, द्रव, और यानी द्रव क्या है, विलय है उसमें, और भाई गैस क्या है, इसमें विलय का कारण है। तो क्या है, उदाहरण बना कि धुंध और बादल क्या है, इसे बोलते हैं भाई एरोसेल बोलते हैं इसके लिए। और नेक्स्ट करा आपका ठोस। तो ठोस और गैस, यानी ठोस क्या है, ठोस क्या आपका विलय है, और गैस क्या है आपकी विलायक है। इसी प्रकार इसे बोलते हैं एयरोसोल, और ये सब धुआं का उदाहरण है। और नेक्स्ट करा आपका गैस। गैस क्या है, विलय है, और प्रवास्ता को कह सकते हैं, फिर विलय कह सकते हैं। और परिक्षेपण माध्यम क्या है इसका, द्रव, यानी गैस का द्रव में घुलना, यानी कि द्रव अधिक मात्रा में है, गैस कम मात्रा में है, तो इसे क्या है, फॉर्म, इसे बोलते हैं फॉर्म, झाग, यानी कि सेविंग क्रीम में, इस प्रकार का ये उदाहरण है। और नेक्स्ट करा आपका द्रव। द्रव की बात करें तो द्रव विलय यानी परिक्षिप्त अवस्था में है, और द्रव में घुलना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है चौथा वाला। क्या है, द्रव में घुलना, तो ये कंडीशन कहलाती है आपकी, प्रकार कहलाता है इमल्सन बोलते हैं इसके लिए। क्या है, दूध, चेहरा क्रीम, दरवाजे का पेंट क्या है, इसी कंडीशन के थ्रू मिलाए जाते हैं। और नेक्स्ट कह रहा आपका ठोस द्रव, यानी ठोस का द्रव में परिक्षिप्त रहना, तो क्या है सॉल, इस कंडीशन क्या कहलाती है, सॉल कहलाती है। और इसका बालू और गोबर का इसका उदाहरण है। और नेक्स्ट करा आपका गैस। गैस क्या है, ठोस अवस्था में मिली हुई है, तो इसे कहते हैं फॉर्म, झाग, और झाग, रबर, स्पंज इसके उदाहरण हैं। इस पर दो आप पढ़ सकते हैं, आपको द्रव और ठोस में विलय, सॉरी ठोस द्रव क्या है, द्रव विलय है, और ठोस अवस्था में मिला हुआ है, तो क्या है जिसे बोलते हैं जेली, यानी जेल, उसके जेली और पनीर के उदाहरण हैं। और नेक्स्ट करा ठोस। तो ठोस भाई ठोस मिलता है, यानी कि ये आठवां और आपका चौथा वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ठोस का ठोस में मिलना कहलाता है ठोस सॉल कहलाता है। रंगीन दूध बोलते हैं इसके उदाहरण के उदाहरण क्या है, आठवें का रंगीन रत्न कांच, इसके उदाहरण है। अगला पढ़ेंगे गैस कोलाइडी, सॉरी गैस में गैस कोलाइडी विलयन नहीं है, यह मिश्रण है विलयन की सांद्रता, यानी सांद्रता के सूत्र है भाई, ये दो सूत्र हैं। विलयन के द्रव्यमान प्रतिशतता निकालने का सूत्र है, तो विलय का द्रव्यमान लिखेंगे अपॉन विलय का ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ मैं आपके लिए कोई। तो क्या है, विलयन की द्रव्यमान की प्रतिशतता निकालेंगे, परसेंट निकालने के लिए, तो क्या है विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, ये फार्मूला लगाएंगे। और नेक्स्ट करा आपका विलयन के आयतन प्रतिशतता द्वारा द्रव्यमान, यानी कि विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100। तो क्या दोनों फार्मूला है, ये द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का है, और ये दूसरा है आपका आयतन यानी वॉल्यूम परसेंट निकालने का, यानी सांद्रता के फार्मूले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, 1-2 नंबर में आपके सवाल पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन से। इसी प्रकार आप घबराइए मत। और अगला जो मैं सभी चैप्टर खत्म होने के बाद 9th क्लास के इसके बाद सॉल्यूशन लेके आऊँगा, इसका किस प्रकार सॉल्यूशन है। इसी प्रकार नेक्स्ट टॉपिक है आपका मिश्रण को पृथक करने के तरीके। मिश्रण को किस प्रकार से तरीकों से अलग किया जाता है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, यानी कि मिश्रण को पृथक करने के तरीके। नंबर 1 है भाई बाष्पीकरण, यानी कि एवोर्बेशन। मूल उद्देश्य क्या है इसका, यह मिश्रण के दो पदार्थों में से एक पदार्थ बाष्पीकरण होना, जैसे एक पदार्थ का क्वथनांक दूसरे से कम होना, यानी कि मूल उद्देश्य क्या है, यह मिश्रण के दो पदार्थों से एक पदार्थ क्या है बाष्पीकरण रहता है, और एक पदार्थ क्वथनांक से कम रहता है, तो क्या है इसका बाष्पीकरण का ये मूल उद्देश्य है। और सामग्री क्या कह लेंगे इसके बारे में, क्या है मिश्रण को पसंद करने के तरीके हैं। पहला तरीका है बाष्पीकरण, इसको देंगे सामग्री क्या है, रंग, डाई, पानी, बीकर लेंगे, गिलास लेंगे, और पानी में रंग को गर्म करेंगे, यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड है। इसी मेथड क्या है, आप अलग करेंगे, पानी में बाष्पित हो जाता, रंग वाच ग्लास में रह जाता है। तो ये क्या है
बाष्पीकरण विधि द्वारा मिश्रण को पृथक करने की विधि है। तो इससे अगले नोट्स में पढ़ेंगे, कुछ इसका आधा भाग है। तो भाई ये है कि आपका चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। स्टोप्स यानी कि बर्नर बोलते हैं इसके लिए, और ट्राइड यानी कि स्टैंड लिया, वायर है, तार के वायर्स हैं, और बीकर में पानी डाला, वाच फ्लास्क डाला, इसमें स्याही, और क्या है आपको वाष्प के रूप में बाष्पीकरण के द्वारा मिक्सर को अलग किया गया है। इस थ्रू आप क्या है चित्र बना के आपकी नोट्स बुक में आपको इसके माध्यम से चित्र के अनुसार आप समझ सकते हैं। और नेक्स्ट करा आप केंद्रीकरण द्वारा क्या है मिश्रण को अलग करना। तो मूल उद्देश्य क्या है इसका, जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है तो डेंजर भारी कण नीचे की तरफ दबाव डालते हैं, हल्के कण ऊपर चले जाते हैं। ये क्या है अपकेंद्रीकरण का मूल सिद्धांत है। और उदाहरण क्या है, दूध से क्रीम को पृथक करना, ऐसे ही अपकेंद्रीकरण। दूध को आप में एक नंबर में एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछ लिया जाएगा 9th क्लास में, क्या है दूध से क्रीम किस विधि द्वारा अलग की जाती है। तो आपका राइट आंसर होगा अपकेंद्रीकरण द्वारा। तो दूध से क्रीम पृथक करना, क्या तुम जानते हो कि टोट दूध तक डबल टोट दूध किसे कहते हैं। तो क्या है बहुत हल्के कण यानी कि ऊपर पहुंचते हैं, चित्र समझें, बहुत हल्के कण ऊपर आ जाते हैं, हल्के कण थोड़ी बीच में, और भारी कण क्या है नीचे पहुंच जाते हैं। नंबर 1 इसका प्रॉपर्टीज है, शराब तथा रक्त को जांचने के लिए प्रयोगशाला में इस्तेमाल किया जाता है इसी अपकेंद्रीकरण का। और दूसरा है क्रीम से मक्खन बनाने के लिए क्या है अपकेंद्रीकरण विधि का यानी सेंट्रीफ्यूजन विधि का यूज किया जाता है। नेक्स्ट करा है वॉशिंग मशीन में कपड़ों से पानी निकालने के लिए इस विधि का यूज किया जाता है। तो क्या है इसके जो उदाहरण हैं। अगली विधि है आपकी पृथक्करण विधि द्वारा मिश्रण को अलग करना, डिफरेंशियल इंट्रैक्शन फनल। तो मूल सिद्धांत क्या है इसका, दो अघुलनशील द्रव को आसानी से पृथक की द्वारा अलग कर सकते हैं। क्या है ये मेथड है मिश्रण को अलग करने के। तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी अपकेंद्रीकरण वाला बेस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी रहेगा। इसी प्रकार ये क्या है थ्योरेटिकल नोट्स है 9th और 10th का। 9th भी पढ़ाता हूँ मैं, और 10th क्लास का भी क्या है इसी चैनल पर आपके लिए पढ़ाएंगे। और इसी प्रकार नेक्स्ट नोट्स पर पढ़ेंगे आप। तो क्या है पृथक्करण की स्टॉप कार को खोलने के पानी दूसरे बीकर में इकट्ठा कर सकते हैं तथा दूसरे बीकर में बचा तेल इकट्ठा कर सकते हैं। अनुप्रयोग क्या है इसके, पानी से तेल पृथक करना। तो क्या भाई ये चित्र दिखा निस्तारण विधि द्वारा पानी को तेल के मिश्रण का पृथक्करण किया गया है। ये पानी है और ये बीकर में पानी पड़ा हुआ है, स्टैंड लगाया है, इसके स्टैंड, ये पूरा स्टैंड है, गोल्फ कीप है ये। और क्या है सरसों का तेल ऊपर है इसमें। और ये क्या है स्टॉक कार्क जो है इसका, इस विधि से क्या है आपको मिश्रण को अलग किया गया है स्टैंड के साथ साथ। और इससे क्या है ये विधि है। दूसरी विधि है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी ऊर्ध्वपातन विधि, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपकेंद्रीकरण वाला। और चौथा है आपका ऊर्ध्वपातन विधि, ये भी इम्पोर्टेंट है। मूल सिद्धांत का है दो पदार्थों के बीच एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाता है, सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित होना ही क्या है आपने पढ़ा। अगले चैप्टर में ऊर्ध्वपातन की परिभाषा पढ़ी, क्या है किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन और गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहते हैं। तो क्या है दो पदार्थ के बीच एक पदार्थ उत्पादित हो जाता है, सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाना, जबकि दूसरा ऐसे ही रहता है। तो आपका क्या है बर्नर है, बर्नर पे क्या है आपका अमोनियम क्लोराइड ऊपर क्या है इसको गर्म करेंगे। तो क्या है अमोनियम क्लोराइड साल्ट है ये, और इससे क्या है साइनाइडिक्स सोडिस्फाई क्या है इसको गर्म करेंगे अमोनियम क्लोराइड के लिए। तो क्या है आप ये द्रव अवस्था में सीधे नहीं है, ठोस अवस्था सीधे गैस अवस्था में आएगा। और जहाँ पे आपकी एक कॉर यानी कि रुई लगी हुई कॉटन प्लग लगा है, इस पर क्या है जमना शुरू हो जाएगा। तो क्या है इस विधि द्वारा ऊर्ध्वपातन की विधि द्वारा क्या है ऊर्ध्वपातन की विधि द्वारा क्या है अमोनियम क्लोराइड को अलग किए, अमोनियम कॉपर के लिए क्या है पृथक किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। ये क्या है अलग किया जाता है। और नेक्स्ट आपका है एग्जाम्पल भी और पढ़ लें। NH4Cl तथा खाने नमक के मिश्रण को आसानी से अलग किया जा सकता है इस विधि द्वारा। मिश्रण को गर्म करने अमोनियम क्लोराइड सीधे ठोस से गैस बन जाता है, जबकि नमक शेष रह जाता है। अनुप्रयोग कपूर, नेपसिन की गोलियां, एंथ्रासिन अमोनियम क्लोराइड में उत्पन्न द्वारा अलग होता है, इसके उदाहरण हैं। और आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रोमेटोग्राफी। ये भी क्या
मिश्रण की अलग करने की विधि है। मूल सिद्धांत क्या है इसका, किसी मिश्रण में रंगीन यौगिक रंजित कणों को पृथक कर सकते हैं, यानी किसी मिश्रण से रंगीन और रंजित कणों को पृथक कर सकते हैं किसी सोखने वाले फिल्टर पेपर की सहायता से। जब पानी के कण ऊपर की ओर दो अलग अलग रंग के साथ जाते हैं तो क्रोमैटोग्राफी पेपर द्वारा दोनों पृथक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों रंग अलग अलग गति से सोख लिए जाते हैं। तो क्या है, क्रोमैटोग्राफी द्वारा क्या है पृथक करेंगे। तो क्या है, कागज़ की पट्टी है ये, और लाइन इसमें क्या है, ड्रॉ है, लाइन ड्रॉ की है इसमें, और ये स्याही का निशान लगाएंगे इसमें। और ये दूसरे चित्र में क्या है, आपको ड्रॉ होकर नजर आएगा कांच की छड़, ऊपर चित्र में लगी होती है पेपर क्लिप्स और जार और स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर स्याही और स्पॉट ऑफ इंक, और ये आपका इंक है इस पर। तो इसका इस कागज़ को इस पर थोपेंगे तो क्या है, आपका ये छप के तैयार हो जाएगा। तो ये विधि क्या है, क्रोमैटोग्राफी ये विधि कहलाती है। इसके अनुप्रयोग क्या है, रंग डाई को पृथक करने के लिए, क्लोरोफिल से पिगमेंट पृथक करने के लिए, और खून से ड्रग को पृथक करने के लिए। और नेक्स्ट विधि आपकी आती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आसवन विधि, डिस्टिलाइजेशन। मूल सिद्धांत क्या है, दो संगठनों के बीच एक क्वथनांक दूसरे कम है। यह विधि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव्यों को अलग करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब पानी और एसीटोन के मिश्रण को गर्म किया जाता है, क्योंकि एसीटोन का क्वथनांक कम होता है, वह गर्म होकर वाष्पित रूप से ट्यूब में चला जाता है, जहां फिर द्रव बन जाता है। इस प्रकार एसीटोन बीकर में एकत्रित हो जाता है, जबकि पानी फ्लास्क में रह जाता है। तो क्या है, ये क्या आसवन विधि है। तो क्या भाई, एसीटोन को गर्म किया जाता है तो एसीटोन क्या है, एसीटोन का क्वथनांक कम होता है, और कम होने के बाद क्या है, ये बीकर में ठंडा होकर सारे भाप बनकर उन बीकर में आ जाता है। तो ये आपका इस बीकर में क्या है, एसीटोन का क्या है, द्रव है, पानी के साथ बना, इसे गर्म करेंगे तो ये टेम्परेचर के साथ क्या है, वाटर जल निकास से के कारण के नली लगी हुई है ये जल संघन। तो क्या है, भाप बनकर नीचे आता है, जल प्रवेश यानी बीकर में आ जाता है। दो घुलनशील द्रव्यों को आसवन विधि द्वारा क्या है, अलग किया जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। नेक्स्ट तो क्या है, नेक्स्ट विधि आपकी क्रिस्टलीकरण, यानी कि क्रिस्टलीकरण द्वारा क्या है, मिश्रण को अलग करने की विधि। तो मूल सिद्धांत क्या है इसका, किसी मिश्रण से अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले किसी उपयुक्त विलयन में घोलना और क्रिस्टलीकरण द्वारा एक संगठन को पृथक करना क्या है, क्रिस्टलीकरण कहलाती है। ये मूल सिद्धांत है इसका। और उदाहरण क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट पर बात करें तो ऊर्ध्वपातन, अपकेंद्रीकरण और आसवन विधि इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़ें। और क्या है, उदाहरण क्या है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को अशुद्ध पहले सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलते हैं और फिर गर्म करके विलयन को पृथक किया जाता है। जो विलयन बना था उसे पूरी तरह रखकर छोड़ दिया जाता है, केवल शुद्ध कॉपर सल्फेट क्रिस्टल बनते हैं, जबकि अशुद्धियों को सल्फ्यूरिक अम्ल में ही रह जाती हैं। इस विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लिया जाता है और शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त कर लिया जाता है। ये क्या है, उदाहरण है इसका। क्या होता है, कॉपर सल्फेट को पहले अशुद्ध रूप में होता है, इससे क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यानी H2SO4 के साथ घोलते हैं और क्या करते हैं, इसे गर्म करते हैं, यानी कि विलयन को गर्म करते हैं। और गर्म करने के बाद क्या है, गर्म करने के बाद आपको खुला छोड़ना होगा रात के लिए, और केवल क्या है, शुद्ध कॉपर सल्फेट क्रिस्टल बनते हैं, यानी कि जो शुद्ध कॉपर सल्फेट था उसी के कण बनते हैं, क्रिस्टल बनते हैं, और अशुद्ध जो सल्फ्यूरिक अशुद्धियाँ होती हैं उसके साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या है, अलग हो जाती हैं। यही क्या है, क्रिस्टलीकरण की विधि है। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका बाष्पीकरण से क्रिस्टलीकरण क्यों अधिक बेहतर है, यानी कि बाष्पीकरण करने की विधि, यानी कि बाष्पीकरण की विधि से क्रिस्टलीकरण क्यों अधिक बेहतर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है, निम्न कारणों से उत्तम, यानी कि पहला है, कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं, यानी कि कुछ ठोस जो होते हैं सॉलिड स्टेट वाले पदार्थ, ये कुछ गर्म करने पर चीनी के समान झुलस जाते हैं। और दूसरा कह रहा है, छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलय पदार्थ के विलय घोलने पर विलयन की कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं। बाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियाँ ठोस को संदर्भित कर सकती हैं। उपयोग क्या है, समुद्री पानी से नमक को साफ शुद्ध करना, और दूसरे का क्रिस्टल को पृथक शुद्ध करना। उदाहरण कॉपर सल्फेट फिटकरी, जिन क्रिस्टल में अशुद्धियाँ विद्यमान रहती हैं। तो क्या है भाई, ठोस की बात करिए तो ठोस जो होता है उसकी जो बाष्पीकरण करेंगे तो कुछ ठोस के जो कण होते हैं विघटित हो जाते हैं आपस में, और क्रिस्टलीकरण में ये क्या है,
क्रिस्टलीकरण में क्या है विघटित नहीं होते, इसलिए क्या है बाष्पीकरण से अच्छा मेथड है सम्मिश्रण का अलग करने का, क्रिस्टलीकरण इसलिए बेहतर है। और क्या है छानने के पश्चात क्या है अशुद्ध विलय पदार्थ विलायक में घोलने का विलयन कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं, यानी कि क्या होता है बाष्पीकरण में क्या होता है छानते वक्त छानते हैं तो बाष्पीकरण के लिए सॉल्यूशन के लिए तो क्या है कुछ उसमें अशुद्धियाँ चली जाती हैं, बट क्या है क्रिस्टलीकरण में ऐसा नहीं होता, इसलिए क्या है क्रिस्टलीकरण क्या है बाष्पीकरण से अधिक महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट करा जल घर या निकाय से जल को शुद्ध करना, यानी आपका घर वाला जल किस प्रकार शुद्ध करेंगे ये विधि दे रखी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपके। तो जल शोधन संयंत्र संग्रहित जल शुद्ध पानी इक्वल आसवन टैंक इक्वल भारण टैंक लोडिंग टैंक और पानी को क्लोरीन मिलाई जाती है क्लोरीन टैंक्स, यानी कि जल शोधन टैंक्स यानी आपका अशुद्ध पानी का एक टैंक होगा, उसमें क्या है क्लोरीन का जल में इसे के साथ बढ़ेंगे आगे तो क्या है आसवन विधि द्वारा ठोस नीचे बैठ जाते हैं, उसमें अपने क्या है पानी भरेंगे और आपका गंदा पानी होगा अशुद्ध क्या है वो क्या उसको क्या आसवन टैंक यानी कि उसमें जो अशुद्धियाँ होंगी वो नीचे बैठ जाएंगी और तो आपका भारण टैंक में जाएगा और भारण टैंक के बाद क्या है सभी अशुद्धियों को छान ली जाएंगी और छानने के बाद उसमें क्या है केमिकल यानी कि होता है क्लोरीन मिलाएंगे, तो क्लोरीन क्या है क्लोरीन इसे बोलते हैं विधि के लिए क्लोरीनीकरण। तो इस विधि क्या है आपका पानी शुद्ध हो जाएगा, यानी कि इधर से लेंगे जो क्या है जल शोधन संयंत्र में यानी कि अशुद्ध पानी के साथ आसमान टैंक में ले जाएंगे और ये अशुद्धियाँ क्या है आपकी नीचे बैठ जाएंगी, नीचे बैठने के आपका भारण टैंक में लाएंगे और भारण टैंक में लाने के बाद सभी अशुद्धियाँ छान ली जाएंगी और छानने के बाद क्या है उसमें क्लोरीन मिला दिया जाएगा और क्लोरीन मिलाने के बाद क्या है आपका पानी घरों में इस्तेमाल करने के उपयोगी हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आप। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भौतिक तथा रासायनिक पदार्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन गलत बोल दिया, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन फिजिकल केमिकल चेंजिंग, यानी भौतिक परिवर्तन से क्या चेंजिंग होती है और रासायनिक परिवर्तन यानी कि पढ़ेंगे नंबर 1 यह उत्क्रमणीय होता है रिवर्सिबल होता है और ये क्या है यह अनुत्क्रमणीय होता है अनरिवर्सिबल होता है। और दूसरा कह रहा है यानी कि अंतर डिफरेंस करना है, भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता है लेकिन नए पदार्थ बनते हैं, यानी केमिकल चेंजिंग के अकॉर्डिंग क्या है नए पदार्थ बनते हैं। और नेक्स्ट कह रहा है आपका बहुत कम मात्रा में ऊष्मीय अथवा प्रकाश ऊर्जा ली या निकाली जाती है, यानी कि भौतिक रिएक्शन में क्या होता है भौतिक चेंजिंग में तो क्या है फिजिकली चेंजिंग करते हैं तो क्या उसमें ऊष्मा की मात्रा अधिक ली जाती है और निकाली जाती है, लेकिन क्या है एक रासायनिक परिवर्तन में एक बड़ी मात्रा में ऊष्मीय अथवा प्रकाश ऊर्जा या निकाली जाती है। उदाहरण क्या है इसके फिजिकल चेंजिंग के बर्फ़ का पिघलना एक फिजिकली रिएक्शन है और आपका रासायनिक पदार्थ केमिकल लकड़ी का जलना क्या है एक केमिकली रिएक्शन है। और आपका नेक्स्ट टॉपिक है तत्व एलिमेंट्स क्या होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपकी सबसे पहले परिभाषा को जानेंगे, एक शुद्ध पदार्थ जिसे ना तो साधारण पदार्थों में तोड़ा जा सके और ना ही किसी ज्ञात भौतिक या रासायनिक क्रियाओं द्वारा दो या साधारण पदार्थों में बनाया जा सके उसे तत्व कहते हैं। जैसे लोहा सोडियम क्या है एक तत्व में, आपको कहने का मतलब है एक ऐसा शुद्ध पदार्थ जो कि साधारण पदार्थों से तोड़ा जा सके और ना ही किसी ज्ञात भौतिक रासायनिक क्रिया द्वारा दो साधारण पदार्थों से बनाया जा सके, वो क्या कहलाता है आपका तत्व कहलाता है। लोहा और सोडियम क्या तत्व हैं। तत्वों के प्रकार भी होते हैं, तत्व के प्रकार की बात करें तो धातु और अधातु और उपधातु यानी कि 3 प्रकार के मेटल्स होते हैं, यानी तत्व होते हैं एलिमेंट्स होते हैं, यानी धातु मेटल्स बोलते हैं इंग्लिश में, और आपका धातु नॉन मेटल्स और एक होते हैं उपधातु, 3 प्रकार के होते हैं। अब बात करेंगे इन कंपेरिजन की, यानी धातु अधातु और उपधातु में अंतर क्या होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। कभी क्या है पूछ भी सकता है एग्जाम धातु तत्व क्या है, तत्व की परिभाषा दीजिए इस प्रकार से क्वेश्चन, और तत्वों के प्रकार का यानी कंपेरिजन कीजिए। तो क्या है चमकदार, यानी धातु की ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं चमकदार, यानी कि धातु जो होती है चमकदार होती हैं, और उपधातु की बात करी जाए तो ये चमकदार नहीं होती हैं, इनमें क्या है भंगुरता होती है। और नेक्स्ट बात करी जाए उपधातुओं की तो ऐसे तत्व
धातु और अधातु के बीच गुणों को दर्शाते हैं, यानी कि ऐसे तत्व हैं धातु जो कि धातुओं के कुछ लक्षण और उपधातुओं के अधातुओं के नॉन मेटल्स के कुछ लक्षण दर्शाते हैं। नेक्स्ट करा आपका आघात वर्धे होती हैं, तन्य होती हैं अर्थात धातुओं को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। धातु क्या क्या मतलब है, यानी आघात वर्धे होती है, यानी कि इसको क्या है तन्यता होती है, इनके अंदर इलास्टिकी होती है और खींचकर इनके तार बनाए जाते हैं। और नेक्स्ट करा अधातु की बात करें तो आघात वर्धे नहीं होते, तन्य नहीं होते और ये भंगुर होते हैं। और इसी प्रकार नेक्स्ट पर बढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। तीसरा कह रहा है सोरेंस होती है अर्थात जब धातु को किसी वस्तु से मारा जाता है तो ध्वनि पैदा करती है, यानी कि धातु की कुछ लक्षण हैं। तो क्या है सोरेंस, यानी कि इसमें साउंड की कुछ मात्रा होती है। और किसी का है धातु को किसी वस्तु में मारा जाता है तो क्या है साउंड उत्पन्न करती है। और क्या है नॉन मेटल्स की बात करी जाए तो इसमें क्या है सोरेंस नहीं होती है। और नेक्स्ट करा है तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, कट मार सकते हो इस चीज बिंदु पे। तो ये धातु का कोई इसमें लक्षण है ऐसी कोई व्यवस्था नहीं पाई जाती। और नेक्स्ट करा है ये ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। आपकी धातु जो होती हैं विद्युत की ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। और ये कुचालक और क्या है, और नॉन मेटल की बात करी जाए अधातुओं की तो ये कुचालक होती हैं और इसमें कैसे भी गुण नहीं सुचालक के ना ही कुचालक के गुण पाए जाते हैं। क्या है आपकी उपधातु होती है। और नेक्स्ट करा पाँचवा उदाहरण सोना लोहा इत्यादि क्या हैं धातुओं के उदाहरण हैं, बल्कि ऑक्सीजन और फास्फोरस क्या हैं आपके अधातु के उदाहरण हैं। और बोरान सिलिकॉन जर्मेनियम किसके उदाहरण हैं आपके उपधातु के उदाहरण हैं। नेक्स्ट करा आपका मिश्रण तथा योग में अंतर, ये भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके क्या है 1-2 नंबर में क्या आपको 1 या 3 नंबर 1 या 2 नंबर में क्या है आपकी परीक्षाओं में मिश्रण नहीं बल्कि मिश्रण का तो है ही इम्पोर्टेंट, बट और भी अंतर देखने को मिलते हैं। 1-2 नंबर में डिफरेंस करने को पूछता है। तो क्या है नंबर 1 मिश्रण, यानी और इधर है यौगिक। और मिश्रण क्या होता है और यौगिक क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है तत्व सबसे पहला पढ़ेंगे। मिश्रण के पहला प्रॉपर्टीज है तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, तत्व जो होते हैं केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनाता। और यौगिक की परिभाषा कहती है एक पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, ये विधि क्या है यौगिक कहलाती है। और नेक्स्ट डिफरेंस करा किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते, संगठन परिवर्तनीय होता है। इसका दूसरा कह रहा है ये नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है, अपने द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में ही एक साथ मिलते हैं। और तीसरा कह रहा है आपका मिश्रण में उपस्थित घटक अपने गुण धर्मों को दर्शाते हैं भाई। तो क्या है मिश्रण में उपस्थित घटक को अपने गुण को दर्शाते हैं। और भाई नेक्स्ट क्या है तीसरा नए पदार्थ के गुण धर्म पूरी तरह भिन्न होते हैं। इसमें क्या है योग में क्या है जब नया पदार्थ बनता है तो पहले वाले के गुण जो होते हैं बिल्कुल पूरी तरह चेंज हो जाते हैं योगों में। और नेक्स्ट कह रहा है आपका चौथा कह रहा है घटकों को भौतिक विधि द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। इन घटकों क्या है भौतिक विधि द्वारा सुगमता से पृथक किया जाता है। क्या है हिंदी पढ़ने में क्या है डिफरेंस सर कभी कभी आ जाता है दिमाग में। तो क्या है चौथा कह रहा है घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जाता है। इसके उदाहरण की बात करें मिश्रण की तो लोहा तथा गंधक का मिश्रण। और इसकी बात करें योग की तो गंधक तथा लोहे आपस में क्रिया करके आयरन सल्फाइड बनाते हैं। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अगला टॉपिक है स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले परिभाषा को पढ़ेंगे। रासायनिक यौगिक द्रव्यमान के अनुसार सदैव समान अनुपात में परस्पर संयुक्त समान तत्वों का बना होता है। H2O के हाइड्रो तथा ऑक्सीजन, यानी कि H एक एलिमेंट है इसमें और एक परमाणु है, ऑक्सीजन का 8 परमाणु है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, यानी कि कहने का मतलब है स्थिर अनुपात का नियम कहता है कोई भी रासायनिक क्रिया के तहत जब क्रिया होगी तो उसमें क्या है उसके जो अणु होंगे क्या समान स्थायी यानी स्थिर अनुपात में होंगे। तो क्या है ये स्थिर अनुपात का नियम है। और नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे। तो क्या है आपका जो स्थिर अनुपात का नियम है वह क्या है परिभाषा के अकॉर्डिंग समझा गया है। और आप जब 11th क्लास में जाएंगे तो आपका पूरा डिस्कस कराया जाएगा स्थिर अनुपात का, आप इतना ही पढ़िए। इसके बाद नेक्स्ट रूल्स पढ़ेंगे। एक नियम और है दूसरा है भाई द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये क्या है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। दोनों ही इंपॉर्टेंट नियम है स्थिर अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या है आपकी परिभाषा के अकॉर्डिंग 1 या 2 नंबर में आपका ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपको 9th लेवल के हिसाब से लिखना होगा। द्रव्यमान का संरक्षण का नियम है
ये आपको 11th क्लास में जब पढ़ेंगे तो आपको स्टडी कराएंगे, इस फिर दोनों नियमों की बढ़िया हैं, और 2-3 नियम और फालतू एक्स्ट्रा हैं उसमें। तो क्या है, ये प्रश्नावली है, आप इनको देखें और इसी प्रकार आंसरों को सॉल्व करें इस नोट्स के माध्यम से। और अगला क्या है, इसके बाद जब चैप्टर 9th क्लास के सभी चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेके आऊँगा, आपके बोर्ड के माध्यम से इंपॉर्टेंट बातें निकाल के लाऊंगा जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये कहा नोट्स है 9th क्लास के हिसाब से, तो सभी बच्चे नोट्स को पढ़ें और ध्यान से और परिभाषाओं के माध्यम से समझें। 9th के लेवल के हिसाब से क्या है, यही नोट्स होते हैं। और आप जब बड़ी बड़ी क्लासों में जाएंगे, यानी कि 11th 12th या BSc करेंगे, तो आप BSc करेंगे तो क्या है, साइंस लेवल का हिसाब कुछ बदल जाता है, आपको कुछ और तरीके से पढ़ना होता है, तरीका चेंज हो जाता है। बल्कि आपकी हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं हिंदी वाले स्टूडेंट्स, तो क्या है आपको वहाँ केमिस्ट्री के पार्ट हो तो यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में रिएक्शन देखने को मिलती हैं, और मेथड के तरीके भी अलग अलग होते हैं। और एक खाली 9th लेवल का हिसाब से क्या है, टॉपिक बाय टॉपिक की स्टडी है। इसी प्रकार अगला वीडियो आपको इसी चैनल पर जल्दी प्रोवाइड होगा अगले चैप्टर का। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगला वीडियो आपका जल्दी प्रोवाइड होगा इसी चैनल पर। धन्यवाद।